दोस्तों, तो 11th एपिसोड की शुरुआत में यून डॉग केयर में जाता है और काउंटर पर बैठी लेडी से कहता है हेज से मिलना है। तभी वोंजू की आवाज आती है कि यून, तुमसे बात करनी है। फिर दोनों आकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। अब वोंजू कहता है, योना ने ऐसा क्या कहा तुमसे? पिछली बार जब तुमने मिलने बुलाया था उसके बाद से काफी परेशान लग रही है। कह रही थी कि मन खाली सा हो गया है। आज भी तुम्हारी बातों से योना का ऐसा हाल हो जाता है। फिर यून कहता है वो मामूली बात नहीं थी। तो वोंजू बताता है कि उसका ट्रांसफर सिंगापुर हो गया है, इसलिए बच्चे के पैदा होते ही वो योना को लेकर हमेशा के लिए सिंगापुर चला जाएगा। अब यून चौंकते हुए कहता है, फिर हेज का क्या होगा? तो वो कहता है कि उसे भी ले जाएंगे। यून कहता है कि उसे ले जाने वाले तुम होते कौन हो? तो वो कहता है कि अच्छा, हफ्ते में 5 दिन हम उसकी देखभाल करते हैं और तुम सिर्फ 2 दिन संभालते हो, तो हम ही उसके पेरेंट्स हुए ना। यून कहता है कि तुम्हें किसने हेज का पेरेंट बना दिया? तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। तो वो कहता है, देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। यून कहता है, बकवास बंद करो। अगर हेज को मुझसे अलग करने की कोशिश की ना तो केस कर दूंगा तुम पर। और गुस्से में वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वोंजू खुद से ही कहता है, गलती कर दी बताकर। इधर होमिन के डैड उसकी माँ को बिल्ली पालने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें काम के लिए डेगू जाना है तो वो घर पर अकेली हो जाएगी। जिस पर होमिन की माँ कहती है कि मेरे अकेलेपन की चिंता मत करो, कुछ सालों से घर पर रहने लगे हो, वरना उससे पहले तो बाहर ही थे। उसके डैड कहते हैं, देखो, यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार अंदर चलकर देख लेते हैं। अब जब वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बिल्लियां थी। तभी अचानक एक सायरन बजता है और सारी बिल्लियां जाकर छुपने लगती हैं। केयरटेकर कहती है, ये लोग अचानक ऐसे फायर ड्रिल क्यों करते हैं? कितनी बार बोला है कि आवाज कम करें, बच्चे डर जाते हैं। होमिन की माँ देखती है कि सारी बिल्लियां भाग गई हैं, पर एक बिल्ली अभी तक वहीं पर है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बिल्ली को देखकर वो उस पल को याद करती है जब होमिन और होजू काफी छोटी थी और दोनों खेल रही होती हैं। उनकी माँ किचन में काम कर रही थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर चकनाचूर हो जाती है। होमिन डर के मारे रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे संभालती है। तभी होजू को देखकर वो हैरान होती है। जो अब भी खेल रही थी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो उसे गोद में लेकर कहती है, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। अब यादों से बाहर आकर वो पूछती है, उस बिल्ली को क्या हुआ है? तो केयरटेकर बताती है कि इसे किसी को भी नहीं देने वाले। ये बेचारी सुन नहीं सकती, म्याऊं भी नहीं करती। ये सुनते ही होमिन की माँ यहाँ से चली जाती है। फिर दोपहर में एक आदमी यूलिम के मीटिंग रूम में वेट कर रहा होता है। तभी यून और होमिन आते हैं। आदमी पूछता है, क्या आप ही मिस्टर यून हैं? यून कहता है, हाँ, और वो उसे अपना कार्ड थमा देता है। अब ये जानकर आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि आज पहली बार वो किसी वकील से मिला है और यून के साथ एक फोटो भी क्लिक करता है। फिर यून उससे होमिन का परिचय करवाता है, जिसके बाद तीनों मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। यून कहता है, आप टीके टेलीकॉम पर डेटा चोरी करने का मुकदमा दायर करना चाहते हो, तो क्या आप बता सकते हो आपकी ऐसी कौन सी जानकारी चोरी हुई है? तो वो आदमी बताता है कि उसने नया फोन लिया था और टीके स्टोर में जाकर पुराने फोन का डेटा नए वाले में ट्रांसफर करवाया था, पर वो क्लाउड स्टोरेज से लॉग आउट करना भूल गया था और उनके स्टाफ में से एक ने वो वीडियो देखा और पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। यून पूछता है, पर उस वीडियो में ऐसा क्या था? तो वो कहता है, बताने से बेहतर है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर वो अपने लैपटॉप को ऑन करता है, जिसमें कई सारे डॉग्स की वीडियोस हैं। वो उनमें से एक को प्ले करता है और लैपटॉप यून की ओर घुमा देता है। अब उन वीडियो में किसी डॉग के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और पता नहीं वीडियो में ऐसा क्या था कि होमिन देख भी नहीं पाती, जबकि वो आदमी स्माइल करता है। फिर कुछ देर के बाद यून भी अपना मुंह फेर लेता है और लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, बहुत हुआ। अब वो होमिन से कहता है, अगर तुम चाहो तो बाहर जा सकती हो, इस केस को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। होमिन कहती है, ठीक है, और वो चुपचाप बाहर चली जाती है। उसके जाते ही यून कहता है, जानवरों को सताना एक संगीन अपराध है। स्टाफ ने वीडियो देखने के बाद पुलिस को बताकर एक अच्छा काम किया। आदमी कहता है, ये क्या बात हुई? उसने मेरे फोन से मेरी प्राइवेट वीडियो को देखा और पुलिस में कंप्लेंट कर दी। क्या ये इलीगल नहीं है? तो यून कहता है, प्राइवेट लाइफ को कानून की सुरक्षा मिलती है, पर उसमें किसी भी तरह का अपराध हो रहा हो तो कार्यवाही होती है। आदमी कहता है, अच्छा तो ऐसा है, पर तुम इस मैटर से मुझे बरी तो करवा दोगे ना? तो यून कहता है, देखो, मुझे अफसोस है, पर हम ये केस नहीं ले सकते। अब वो आदमी कहता है, पर क्यों नहीं ले सकते? आप तो टॉप के वकील हैं। तभी यून के पास कोई टेक्स्ट आता है और वो दूसरी मीटिंग में जाना है ये बोलकर निकल जाता है। पर इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बिना किसी टेंशन के आराम से बैठकर अपनी कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है। अगले सीन में लिजिन कह रहा होता है कि ये तो बड़ा शातिर आदमी है,
टीके स्टोर के स्टाफ ने उसके फोन में वीडियो देखकर पुलिस को रिपोर्ट की और वो कह रहा है कि डेटा चोरी है। वो उन पर उल्टा केस कर रहा है ताकि फंस ना जाए। तो यून कहता है इसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाले से कहो कि हम उनके साथ हैं और अदालत में हमारा वकालतनामा जमा करा दो। होमिन कहती है पर इससे क्या होगा, जेल में तो रख नहीं सकते और अगर अपील करेंगे तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे, तब तक पता नहीं और कितने मासूमों को तकलीफ देगा। तो लिजिन कहता है और हो सकता है कि उसे जेल हो ही ना, क्योंकि इससे पहले वो शायद ही जानवरों पर जुल्म करने के लिए जेल गया हो। यून कहता है पहले जो भी कानून मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके जानवर पालने पर रोक लगनी चाहिए और एनिमल शेल्टर से दूर रहने का आदेश मिले। इतनी गुजारिश तो हम कोर्ट से कर ही सकते हैं। होमिन और लिजिन को भी उसकी बात सही लगती है। यून कहता है ऐसे लोग साइको होते हैं, क्या पता इसने इंसानों को भी मारा हो, तो उस एरिया के पुराने केसेस भी देखने होंगे। होमिन कहती है जी सर, हम इस पर काम करते हैं। यून कहता है ठीक है, तुम लोग इस पर काम करो और लिजिन से कहता है तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अगले सीन में लिजिन कह रहा होता है अरे ये क्या बात हुई, हेज तेरे बच्चे जैसा है, इसी ने पैदा होते ही उसे फेंक दिया था और तूने बड़े प्यार से पालकर उसे एक अच्छा समझदार डॉगी बनाया। यून कहता है अरे शांत हो जा और बैठ जा। फिर लिजिन बैठते हुए कहता है अच्छा तो बता फिर क्या करने का सोचा है। तो वो कहता है कि कोर्ट में अर्जी लगानी होगी, अब मैं खुद तो ये कर नहीं सकता, इसलिए एक अच्छे वकील की जरूरत है। क्या तू ऐसे किसी वकील को जानता है? तो लिजिन कहता है देखना पड़ेगा यार। फिर वो कहता है अरे मैं भी तो वकील हूँ, फिर ढूंढना क्यों, मैं ही कर दूंगा ना। अब यून उसे घूर घूर के देखता है तो वो कहता है तू ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुझे वकील के तौर पर मेरी काबिलियत पर शक होने लगा है। यून कहता है अरे नहीं नहीं, पर तू संभाल तो लेगा ना। तो वो कहता है हाँ मैं देख लूंगा। यून कहता है ठीक है, फिर इस केस को तू देख ले और वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर में लिजिन ऑफिस से निकलते हुए होमिन को देखकर चौंक जाता है और कहता है तुमने तो डरा ही दिया। होमिन कहती है मैं तो ये फाइल देने आई थी, पर ये अंदर क्या चल रहा था। तो कहता है जूनियर को ये सब जानने की जरूरत नहीं है। पर होमिन भी सवाल पर सवाल करते हुए उसके पीछे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों लंच के लिए बैठे होते हैं। पूरी बात जानने के बाद होमिन कहती है मुझे भी हेल्प करनी है। लिजिन कहता है पर मैं तो ये अपने खाली टाइम में करने वाला हूँ, तुम्हें इससे तुम्हारे असाइनमेंट और प्रोग्रेस में कोई फायदा नहीं होगा। तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, पर मुझे आपसे सीखने का मौका तो मिलेगा। तो वो हंसते हुए कहता है भला मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है तुम मेरी हेल्प तो कर ही सकती हो, पर मुझे लगता है उससे पहले अटॉर्नी यून से पूछ लो। वो हाँ कहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर शायद वो अपनी निजी बातें किसी जूनियर को ना बताना चाहें। होमिन कहती है पर आप भी तो वही हो। तो वो कहता है अरे मैं तो उनका खास हूँ, देखो तुम यहाँ पर हो और मैं तुमसे इतना ऊपर, समझी। तो वो कहती है हाँ समझ गई। लंच के बाद जब तीनों वापस ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं तो अचानक होमिन कहती है अरे मेरी बोतल तो वहीं रह गई, आप लोग चलिए मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद होमिन बोतल लेकर ऑफिस की बिल्डिंग में चली आती है। यहाँ लिफ्ट के लिए बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े थे, इसलिए वो दूसरी बार में जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है तो गेट बंद होते समय कोई उन्हें वापस खोल देता है। असल में ये वही साइको आदमी था जो लिफ्ट के अंदर चला आता है। अब होमिन उसे देखकर घबरा जाती है और अपनी सांसें थामकर खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे फिर से खुलते हैं तो अटॉर्नी यून बाहर ही खड़ा होता है और उस आदमी को देखते ही दबोचता है। अब जाकर होमिन की सांस में सांस आती है। यून कहता है कांग होमिन तुम बाहर जाओ। उसके जाते ही इमरजेंसी बटन दबाता है और सिक्योरिटी वाले तुरंत चले आते हैं। यून कहता है इस आदमी की शक्ल हमारे डेटाबेस की ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ये इस बिल्डिंग में दोबारा नहीं दिखना चाहिए। गार्ड्स कहते हैं ठीक है सर, और उस आदमी को बाहर ले जाते हैं। फिर रात में होमिन पूरी बात अपने दोस्तों को बताती है। जियून कहती है यार वो तो सच में साइको निकला, अटॉर्नी यून नहीं आते तो क्या होता। तो होमिन कहती है अरे क्या होता, मैं भी कुंग-फू जानती हूँ और वो किक मारकर दिखाती भी है। सियोला कहती है क्या कुछ भी, ऐसे वक्त में भाग जाना ही समझदारी होती है। तो जियून कहती है इतने दिन हो गए तुम्हारी मॉम अकेली हैं, तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करती। तो वो कहती है कि मैंने कॉल किया था पर माँ ने पिक ही नहीं किया। तभी उसके पास कॉल आता है और चोई बताती है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में है। होमिन चौंकते हुए कहती है क्या, रुको मैं अभी आती हूँ। तो चोई कहती है नहीं नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, वो मैं आजकल पार्ट टाइम डिलीवरी का काम भी करती हूँ ना, तो वहीं पर ऐसा हुआ। होमिन पूछती है तुम्हारी बहनें कहाँ पर हैं। तो वो बताती है कि वो मौसी के पास हैं, पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड उन्हें बाहर लेकर जाऊंगी, पर क्या करूं, मुझे तो संडे को डिस्चार्ज मिलेगा।
होमिन पूछती है, क्या मैं उन्हें बाहर लेकर जाऊं? तो वो खुश होते हुए कहती है, क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त बनते ही तुम्हारे लिए परेशानियां बन गई ना? तो होमिन कहती है, कैसी बातें कर रही हो? टेंशन मत लो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। तुम बस अपने इलाज पर ध्यान दो। अब कॉल कट होते ही वो अपने दोस्तों को पूरी बात बताती है। इधर यून हेज के साथ मीटिंग पे बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है और तभी उसके पास होमिन का कॉल आता है। अब कॉल उठाते ही वो कहती है, जी बोलिए सर, कोई जरूरी काम है क्या? यून कहता है, पर कॉल तो तुमने किया है। तो वो कहती है, अब वो गलती से लग गया होगा। फिर पूछती है कि कल आप काफी बिजी हैं क्या? तो यून कहता है, हाँ कुछ तो प्लान किया है। तो वो दबी आवाज में कहती है, लगा ही था ऐसा ही होगा। यून पूछता है, क्यों, कोई जरूरी काम था क्या? इधर होमिन की माँ बाहर होजू और उस बिल्ली के बारे में ही सोच रही थी। वो सो भी नहीं पाती और रात में ही बिल्ली वाले स्टोर में चली जाती है। केयर टेकर भी उसे देखकर चौंक जाती है। तभी होमिन की माँ कहती है, मुझे यही बिल्ली चाहिए, चिंता मत करो, मैं इसे संभालना सीख जाऊंगी। तो केयर टेकर कहती है, ठीक है, फिर मैं इसके लिए रात में जो भी चाहिए वो सब पैक कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर अगले दिन सुबह होमिन दोनों बच्चियों के साथ वेट कर रही होती है कि तभी यून कार लेकर आता है और सब लोग कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद होमिन कहती है, ये जगह तो सच में कमाल की है, पर सॉरी सर, आप हेज के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहते थे और मैंने सब चौपट कर दिया। यून कहता है, अरे नहीं नहीं, बल्कि ये तो अच्छा हुआ, हेज को भी मजा आ रहा है और क्या चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा रूम बुक किया है, तुम बच्चों के साथ उसमें रह सकती हो। तो इस पर होमिन उनका शुक्रिया करती है। पूरे दिन मस्ती करने के बाद रात को होमिन यून के पास आती है। यून पूछता है, बच्चे कहां पर हैं? तो वो कहती है, सो गए। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। होमिन कहती है, क्या सच में हेज को दूसरे देश लेकर जाने वाले हैं? दरअसल मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। तो यून कहता है, वो मेरा निजी मामला है और कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। तो वो कहती है, माना कि बड़ी बात नहीं है, पर जरूरी तो है। एक दूसरे की हेल्प करके ही तो खुशी मिलती है सर। आपको हेज के साथ देखकर मैंने तो ठान लिया है कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी और आपको तो पता ही है ना कि मैं कितनी अच्छी लॉयर हूँ। आपकी एक काबिल एसोसिएट सब संभाल लेगी। यून कहता है, ठीक है, तो तुम भी संभालो। तो वो कहती है, भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया सर। यून कहता है, लेकिन उसे जाने से रोक भी दिया तो भी कुछ परेशानियां हैं। मेरी एक्स वाइफ पेंटर है, तो वो घर से काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसका पति हेज को संभालता है, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। तो वो कहती है, इसीलिए तो आपको हेज की ज्यादा जरूरत है। यून कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर हेज के हिसाब से देखो तो वो अकेला हो जाएगा। तो होमिन कहती है, यही तो असली प्यार है। फिर पूछती है, हेज छोटा था तो कैसा था? तो यून एक्साइटेड होकर उसे हेज के बारे में बताने लगता है। फिर अगले दिन एक आदमी वोंजू के घर की बेल बजाता है और कहता है, आपके लिए एक मेल आया है। वोंजू लेटर को पढ़कर देखता है और खुद से ही कहता है, ये आदमी तो हर बात वकील की तरह सोचता है, एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करता ही जा रहा है। योना पेंटिंग कर रही होती है तो पूछती है, कौन है? तो वो झूठ बोलते हुए कहता है, मेरे ऑफिस से कोई लेटर आया है। इधर चेयान अपने पीसी का डेटा कॉपी कर रहा होता है कि तभी उसका एक कलीग आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो डर जाता है। वो कलीग कहता है, तुम लंच करने नहीं जा रहे? तो वो कहता है, आप जाइए, मुझे काम है। ये सुनकर कॉलीग कहता है, तुम्हें देखकर तरस आता है, इतने काबिल होकर भी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता है वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उस कलीग के जाते ही वो घबराया हुआ सा उस पल को याद करता है जब उसने पहली बार मिस नायन को होटल रूम में बुलाया था। असल में नायन को पहले ही यून ने समझा दिया था और उल्टा वो ही उनके जाल में फंस गया था। नायन ने कहा कि देखो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा करियर खराब हो जाए, इसलिए अगर तुम साथ दोगे तो कुछ नहीं होने देंगे। फिर यून ने भी समझाया कि हम उनकी तरह वादा तो नहीं करेंगे कि तुम्हें लॉयर बना देंगे, पर ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते में आती है, जैसे कि लोकल स्कूल में पढ़ना, कम मार्क्स लाना, ये सब ना देखकर तुम्हारे काम और काबिलियत के आधार पर मौका देंगे। फिर बहुत सोचने के बाद चेयान ने कहा, तो मुझे करना क्या होगा? तो यून ने कहा कि सुना है तुम्हें रिकॉर्ड्स रखने की आदत है, तो क्या तुम्हारे पास हाइनी कोर की डील वाले रिकॉर्ड्स हैं? तो चेयान ने कहा कि हाँ, मैंने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं फाड़े थे क्योंकि मैंने उनको अपनी पढ़ाई के लिए सेव करके रखा था। यून ने कहा, तुम समझ गए ना कि मुझे क्या चाहिए? तो चेयान ने हाँ में जवाब दिया। अब वो यादों से बाहर आता है और तब तक सारी फाइलें कॉपी हो चुकी थी, इसलिए जल्दी से पेन ड्राइव को निकाल कर बैठ जाता है। फिर दोपहर को मिस्टर बांगजी मिस्टर को से मिलने आता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताता है कि ओपीटी ने हमारे ब्लू स्टोन के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। मिस्टर को चौंकते हुए कहते हैं, पर ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, धोखाधड़ी करने के लिए।
असल में ओपीटी को एनपीयू टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इसलिए हाइनी कोर को खरीदा, पर उसे चलाने के लिए कोर, डेटा और लॉजिक की जरूरत पड़ती है। लेकिन लॉजिक का कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो यूज ही नहीं कर पा रहे। मिस्टर को कहते हैं, क्या इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था? तो वो कहता है, एनपीओ के बारे में हम कुछ नहीं जानते और अब ओपीटी एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता है। पेमेंट वापस लौटाने के साथ नुकसान की भरपाई की मांग भी कर रहा है। इतने पर मिस्टर को कहते हैं, कितने की मांग कर रहा है? तो वो कहता है 200 मिलियन वॉन। अब ये सुनकर तो मिस्टर को की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर बांगजी कहता है, तो बताइए अब क्या करना है? तो मिस्टर को कहते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ब्लू स्टोन एक कंपनी है, वो खुद संभाल लेगी, अब जाओ यहाँ से। तो मिस्टर बांगजी कहता है, ठीक है, और वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके जाते ही मिस्टर को गुस्से में लाल हो जाते हैं। फिर रात को होमिन अपने डैड को कॉल करके पूछती है, मॉम आपके पास है क्या? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? उसके डैड कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हें पूछने वाला था, क्योंकि वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही। ये सुनते ही होमिन परेशान होते हुए कहती है, ठीक है, मैं घर जाकर देखती हूँ। अब वो ऑफिस से सीधा माँ के घर चली जाती है। रूम में उसकी माँ फूट फूट कर रो रही होती है। तो होमिन पूछती है, क्या हुआ? तो वो बिल्ली की तरफ इशारा करती है। कुछ देर के बाद होमिन जियून को बता रही होती है कि जब मैं आई तो माँ रो रही थी। जियून पूछती है, पर बिल्ली को क्या हुआ? तो वो बताती है कि उसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है, डॉक्टर को दिखाकर दवा दे दी है, पर माँ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो जियून कहती है, ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। फिर कॉल काटने के बाद रूम में आकर वो बताती है कि माँ, जियून आ रही है। उसके घर में 6 बिल्लियां हैं, इसलिए उसे बिल्लियों के बारे में सब पता है। ये सुनकर उसकी माँ को थोड़ी राहत मिलती है। फिर होमिन कहती है, आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो खाना बनाकर माँ को आवाज लगाती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। अब रूम में जाकर वो देखती है तो वो सो गई थी। तभी बेल बजती है और होमिन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजे पर जियून थी, जो माँ के बारे में पूछती है। तो होमिन बताती है कि माँ सो गई हैं। फिर जियून कहती है, ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर बिल्ली को खाना खिला देंगे। और होमिन उसका शुक्रिया करती है। वहीं इधर चेयान पूरी जानकारी नायन की टीम को दिखा देता है। नायन कहती है, अब हमारे पास सबूत है कि ये सारा किया धरा मिस्टर को का था। जून कहता है, पर मिस्टर को काफी चालाक हैं, इतने सबूत काफी नहीं है, हमें कुछ और भी सोचना होगा। तभी चेयान बताता है कि ओपीटी ने ब्लू स्टोन पर मुकदमा कर दिया है, क्योंकि एनपीओ को चलाने के लिए जो लॉजिक चाहिए थे वो सब उन्हें कहीं नहीं मिले। नायन चौंकते हुए पूछती है, ये क्या बात हुई? क्या हाइनी कोर ने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स उन्हें नहीं दिए थे? तो मिस्टर ली कहता है, ऐसी बात नहीं है, ब्लू स्टोन ने हमसे सब कुछ ले लिया था। फिर कुछ सोचने के बाद वो कहता है, लेकिन जब हम एनपीओ बना रहे थे तब कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। नायन कहती है, अरे फिर वो उसे यूज कैसे करेंगे? तो मिस्टर ली कहता है, वैसे ही जैसे हमने किया था, सब कुछ यहाँ पर है। अब वो फिर से कुछ सोचता है और कहता है, अच्छा, तो इसीलिए मुझ पर चोरी करने का इल्जाम लगाया, क्योंकि मैंने हिसाब लिखे ही रही थे, सब कुछ दिमाग में फीड है। फिर वो कुछ हिसाब याद करके उन्हें बताता भी है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और यून मुस्कुराने लगता है। फिर वो कहता है, आपको आपकी कंपनी वापस मिल जाएगी। ये सुनकर मिस्टर ली चौंकते हुए कहता है, क्या सच में? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल। इधर होमिन की माँ उठते ही चेरी का नाम पुकारती है। होमिन आकर कहती है, जियून उसका ध्यान रख रही है, आप सो जाइए, वो बिल्कुल ठीक है, और बाहर जियून के साथ खेल रही है। फिर वो भी उसके बगल में आकर लेट जाती है और पूछती है, अचानक से बिल्ली पालने का ख्याल कैसे आया? तो उसकी माँ कहती है, पापा ने कहा था। और चेरी को देखते ही मुझे होजू की याद आ गई। चेरी सुन नहीं सकती, पर वो शेल्टर में ही ठीक थी। बेचारी यहाँ आते ही बीमार हो गई और मैं कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो होमिन कहती है, ऐसा मत बोलिए, वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट होता रहता है, ये नॉर्मल बात है। तो उसकी माँ बताती है कि जब होजू छोटी थी तो मैं पूरा दिन उसका ध्यान रखती और उसके पीछे पीछे घूमती ताकि उसे कहीं चोट न लग जाए। फिर एक दिन तुम सीढ़ियों से गिर गई और तुम्हारे एक हाथ और पैर की हड्डी टूट गई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं होजू के चक्कर में तुम्हें तो भूल ही गई थी। होमिन पूछती है, तो क्या उसके बाद ही आपने होजू को मौसी के पास भेजने का फैसला किया? तो वो कहती है, मैंने तुम्हारी मौसी के साथ भी बहुत गलत किया। जब उसकी शादी हुई तो मैंने कहा, बच्चे पैदा मत करना, ऐसे बच्चे का क्या फायदा जो सुन ही नहीं सकता। होमिन कहती है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहती है, बेचारी तुम्हारी मौसी को सच में कोई बच्चा नहीं हुआ और भगवान ने मेरे साथ वही किया जो मैंने उसे बोला था। फिर मैंने होजू को मौसी को सौंपने का सोचा और जब होजू मौसी से मिली तो पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि होजू बोल भी सकती है।
ये सुनकर होमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन मीटिंग के लिए वोंजू अपने वकील को लेकर आता है तो होमिन कहती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हफ्ते में 2 दिन हेज हमारे क्लाइंट के साथ रहेगा और उसे विदेश ले जाकर आप समझौते को तोड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप इसके बाद भी नहीं मानते तो हम कोर्ट में अर्जी लगाकर हेज को विदेश जाने से रोक लेंगे। ये सुनकर वोंजू कहता है, यून, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो लिजिन कहता है, तुम्हें जो भी कहना है यहीं पर कहो, और वैसे भी प्रतिवादी मिस योना है तो तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यून इन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराता है। फिर रात को ऑफिस से घर जाते समय होमिन यून को आवाज लगाती है और कहती है, ये लीजिए, मैंने हेज के लिए कुछ सामान लाई थी। वो उस दिन आपने बच्चियों को संभालने में हेल्प की थी ना? तो यून कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो होमिन कहती है, मेरी माँ ने एक बिल्ली पाली है, मैं उसके लिए कुछ सामान लाने गई थी तो ये भी ले आई। यून कहता है, इसमें तो बहुत कुछ है। तो वो कहती है, कुछ स्नैक्स और कॉलर ही तो है, उस दिन हेज ने कॉलर नहीं पहना था ना? यून कहता है, हेज को कॉलर पहनना पसंद नहीं है। तो वो कहती है, ये नॉर्मल कॉलर नहीं है, इसमें जीपीएस भी है और छोटा सा है, तो हेज को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यून कहता है, अच्छा तो ये बात है, और दिखने में भी काफी अच्छा है। तो वो कहती है, अगर बुरा ना माने तो क्या मैं उसे खुद जाकर ये दे सकती हूँ? मुझे हेज से मिलना भी है तो बस ये देकर चली आऊंगी। तो यून कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अब कार में होमिन कहती है, अपना फोन दीजिए, इस कॉलर को फोन के ऐप से जोड़ देती हूँ। और यून भी उसे अपना फोन थमा देता है। इधर वही साइको आदमी डॉग केयर में आता है और काउंटर पर बैठी लेडी से कहता है, मैं यून का कजिन हूँ, क्या हेज को अपने साथ ले जा सकता हूँ? तो लेडी कहती है, पर आप तो जल्दी आ गए, हेज को भेजने के लिए हमें गार्जियन से एक बार कंफर्मेशन लेनी होगी। तो वो कहता है, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, और अपना फोन निकालता है। लेडी उसके फोन में यून की फोटो देखती है तो कहती है, ठीक है, आप ले जाइए। थोड़ी देर बाद यून आता है तो पूछता है, आपने हेज को ऐसे कैसे जाने दिया? तो लेडी कहती है, पर वो तो कह रहा था कि आपका कजिन है। तभी यून के पास कोई वीडियो आता है जो उसी साइको आदमी का था। फिर वो वीडियो प्ले करता है तो हेज के चिल्लाने की आवाजें सुनकर ये लोग सहम जाते हैं। ये देखकर यून को बहुत गुस्सा आता है। होमिन कहती है, हमें हेज को ढूंढना होगा, और फिर वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर निकल पड़ते हैं। उसके इलाके में जाकर हेज को ढूंढते हैं। तभी वो साइको आदमी उनके सामने आकर हेज को मारने की धमकी देता है। होमिन यून को शांत रहने के लिए कहती है और खुद उस आदमी से बात करती है। होमिन कहती है, देखो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, तुम्हें जेल जाने से बचा लेंगे। आदमी कहता है, क्या ये पॉसिबल है? तो वो कहती है, हाँ, तुम तो अटर्नी यून सर का नाम सुनकर ही तो आए थे ना? तो आदमी कहता है, हाँ, पर सबका तरीका अलग होता है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। होमिन कहती है, देखो, पूरे कोरिया में तुम्हें केवल अटर्नी यून सर ही बचा सकते हैं। हेज को सही सलामत लौटा दोगे तो सर तुम्हारा केस लड़ेंगे, है ना सर? तो यून हाँ में गर्दन हिलाता है। आदमी कहता है, ठीक है, पर केस खत्म होने तक हेज मेरे साथ ही रहेगा। होमिन कहती है, अगर सर दिल से केस लड़ेंगे तो रास्ता अपने आप निकलेगा, पर आधे मन से मुकदमा लड़ा तो नतीजा बुरा हो सकता है। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर हेज को तुम बंधक बनाकर रखोगे तो इनके लिए मुकदमा लड़ना मुश्किल होगा। हेज को सही सलामत लौटा दो, बदले में हम तुम्हें इस केस से बचाने में पूरी जान लगा देंगे। फिर वो यून की तरफ देखती है तो वो भी हाँ में जवाब देता है। आदमी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, दिल खुश कर दिया, तो ठीक है, फिर हम ऐसा ही करते हैं। अब वो यून की ओर बढ़ता है और हेज को उसे सौंप देता है। फिर एकदम से उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, धोखा मत देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वहीं होमिन मन ही मन यून के साथ रहने की दुआ कर रही होती है। अब उस आदमी के जाते ही यून हेज को गले लगाकर रोने लग जाता है। अगले सीन में डॉक्टर बताता है कि ज्यादा चोट नहीं आई, पर एक पसली टूट गई है। इतने में योना कहती है, मैं हेज को लेकर जा रही हूँ। तो यून कहता है, ठीक है, और यहाँ से जाने लगता है। तभी वोंजू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी होमिन बोल पड़ती है कि मेरा बीच में बोलना सही नहीं है, लेकिन आप उनसे बाद में बात कीजिए। अटर्नी यून ने आज पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है। वोंजू ये सुनकर रुक जाता है और होमिन यून के पीछे जाती है, पर तब तक वो टैक्सी लेकर निकल जाता है। फिर रास्ते में फोन में लोकेशन देखकर ड्राइवर को बताता है और हमें दिखाया जाता है कि साइको ने जब उसे अपनी तरफ खींचा था तो बड़ी चालाकी से यून ने होमिन का दिया हुआ वो कॉलर उसकी पॉकेट में डाल दिया था। इधर वो साइको एक बिल्ली को अपने जाल में फंसा रहा था। तभी यून आकर उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है और पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। वहीं कार में 3 लोग बैठकर उसे देख रहे थे। उसमें से एक पूछता है, ये मार्क्स वाला कौन है? दूसरा कहता है, जो भी हो, साले को मार खाने के बाद में जाकर बचाएंगे।
थोड़ी देर बाद वो तीनों आते हैं तो साइको खुद को छुड़वाकर उनकी तरफ भागता है, पर वो लोग उसे हथकड़ियां लगाते हुए बताते हैं कि तुम्हें चुप रहने का पूरा अधिकार है और गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अपनी सफाई देने का भी हक तुम्हें है। तभी यून जाने लगता है तो उनमें से एक आदमी उसे रोकता है और बताता है कि वहां पर कैमरे लगे हैं, तो दूसरी तरफ से जाइए। यून पूछता है इस आदमी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि उसने एक बूढ़ी औरत को पीटा था, उसकी हालत बहुत ही खराब है, मर भी सकती है। ये सुनकर यून चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब वो योना के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। योना आती है तो वो पूछता है हैज अब कैसा है, तो वो कहती है ठीक है, सो रहा है, तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। तो वो कहता है नहीं, कल आकर उसे ले जाऊंगा। योना कहती है मुझे वोंजू ने सब बता दिया है, तुमने हेज के लिए केस फाइल किया है। यून कहता है तो क्या तुम्हें उसे विदेश लेकर जाने देता। योना कहती है मैं तुमसे बात करने ही वाली थी, पर उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। यून कहता है जो भी हो, कभी ना कभी तो लेकर जाने ही वाली थी, और तुमने अगर विदेश में ले जाकर उसे कहीं छोड़ दिया तो अपने बच्चे के साथ भी तो तुमने ऐसा ही किया था। योना कहती है हाँ मैंने किया था, पर अबॉर्शन करवाने से पहले मैंने फैसला बदल लिया था। मैं भी इंसान हूँ, पर जब मुझे पता चला कि बच्चे की न्यूरल ट्यूब खराब है तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर बच्चा जन्म भी लेता तो कुछ ही दिन जी पाता, और अगर सरवाइव कर जाता तो उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। यून कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो वो कहती है अगर बताती तो भी तुम बच्चा गिराने के लिए कभी नहीं मानते। ये सुनकर यून की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। इधर होमिन खुद से कह रही होती है कि कितनी बार फोन किया पर एक बार भी नहीं उठाया, एक तो अचानक चले गए और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिर एक बार फिर से वो कॉल करती है तो यून फोन उठा लेता है, तो वो कहती है हेलो यून सर, आप सोए तो नहीं थे ना। अगले ही पल वो चौंकते हुए कहती है क्या। वहीं इधर यून एक बार में पीकर पूरी तरह से टल्ली हो रखा था। होमिन आकर देखती है कि ये तो होश में ही नहीं है। फिर वो उसके हाथ पर लगी चोट को देखती है और बार टेंडर से पूछती है पास में कोई मेडिकल स्टोर है क्या। थोड़ी देर बाद वो उसके हाथ की चोट पर दवा लगा रही होती है कि तभी यून अपनी आंखें खोलता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।